हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स देखने वाले हैं, जो ऑपरेशंस का एप्लीकेशंस होगा। लेकिन आज का वीडियो देखने से पहले सब लोग इसके पहले का जो वीडियो, इसके पहले का लेक्चर है वो ज़रूर देखोगे, जो ऑपरेशंस के ऊपर है और वेन डायग्राम के ऊपर है। क्योंकि जब तक वो अच्छे से क्लियर नहीं होगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना चुके हो, तब तक एप्लीकेशंस बनाने में प्रॉब्लम ही होगा। तो एप्लीकेशन तुमको अच्छे से समझ आए, इसके लिए सब लोग प्रीवियस वीडियो जाकर के एक बार देख लोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस एग्जैक्टली सेट्स में किस बारे में है कि जब भी हम सेट्स पढ़ते हैं तो यूनियन सेट्स पढ़े, रिप्रेजेंटेशन पढ़े, उसके ऑपरेशंस पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, तो आखिर कहीं ना कहीं उसका कुछ यूज होगा। और यूज बहुत अलग अलग प्लेसेस पे है, लेकिन उनका हम बेसिक यूज जस्ट जो हम अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं और सिंपल यूज है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो काउंटिंग से रिलेटेड होगा। मतलब मल्टीपल सेट्स होंगे, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। अब उन सेट से रिलेटेड कुछ ऐसे नंबर्स काउंट करने होंगे एलिमेंट्स के, जो एक सेट में है तो दूसरे में नहीं है, 2 में है तो फिर तीसरे में नहीं है। कुछ इस तरह से रिलेटेड हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले का सेट होना चाहिए, और फार्मूले का सेट जो हम यहाँ एप्लीकेशन में अभी बनाने वाले हैं वो याद नहीं रखना है। जस्ट तुमको ये समझना है कि हम वो फार्मूले बनाते कैसे हैं, और जब बनाते कैसे हैं ये पता चल जाएगा तो जब भी तुमको ज़रूरत हो सिंपल सा वेन डायग्राम ड्रॉ करो और वो फार्मूला तुम खुद से बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि हम वो फार्मूले कैसे प्रिपेयर करते हैं वेन डायग्राम के बेसिस पे ना। तो सबसे पहले हम 2 सेट्स के लिए देखेंगे फार्मूले प्रिपेयर करने का लॉजिक, जो कि एप्लीकेशंस में यूज होने वाला है। तो सपोज 2 सेट्स हम लेते हैं ए एंड बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इन 2 सेट्स में कौन सा रीजन क्या है उसके लिए जस्ट हम शो कर रहे हैं। ये जो सैडेड पोर्शन है ये ए माइनस बी को डिनोट करता है। अब अगर अनदर सैडेड पोर्शन की बात करें ये, तो इसको हम बोलते हैं बी माइनस ए। और ये जो बीच वाला रीजन है ये है ए इंटरसेक्शन बी, जो ऑलरेडी हम वेन डायग्राम जब पढ़ रहे थे ऑपरेशंस का उसमें डिस्कस कर चुके थे। अब इस केस में पूछा जाए, सपोज फर्स्ट वन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सेट्स ए एंड बी। मतलब ए एंड बी में से किसी एक में प्रेजेंट हो, इट मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सेट्स ए एंड बी। इसका मीनिंग क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सेट्स में प्रेजेंट हो, इट मींस ए में प्रेजेंट हो या फिर बी में प्रेजेंट हो या फिर दोनों में प्रेजेंट हो। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पता करना है। मतलब ये कंप्लीट रीजन के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो हमको पता करना है। तो वो फाइंड करने के लिए सिंपल, अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हम ऐड कर लें, फिर बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो ऐड कर लें, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ए यूनियन बी हो जाएगा? तो सिंपल नहीं। तो क्यों नहीं ये समझो, क्योंकि जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो जो कॉमन पोर्शन है वो 2 बार ऐड हो गया। तो जब कॉमन पोर्शन 2 बार ऐड हो गया तो नंबर काउंट करने के लिए हम एक ही एलिमेंट को 2 बार काउंट नहीं कर सकते। तो डिफिनिट है ए यूनियन बी का नंबर फाइंड करने के लिए जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो उसमें से जो दोनों का कॉमन पोर्शन है उसको 1 टाइम से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो दैट इज माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से मिल गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का हमको फॉर्मूला। जस्ट सिंपल, ए को ऐड किए, बी को ऐड किए, बीच वाला रीजन 2 बार ऐड हो रहा था तो हम एक ही रीजन को 2 बार ऐड नहीं कर सकते, तो उसको हम 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर लिए और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट ये हो गया। अब अगर उसी तरह जस्ट फाइंड करना हो द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, इसका मतलब क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। तो इसके लिए अगर हम वेन डायग्राम से समझे तो ये रीजन हमको चाहिए। तो ये रीजन फाइंड करने के लिए हम ए में से कंप्लीट ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर लें तो ए माइनस बी आ जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस बी मिल जाएगा। एक और टेक्निक है ए माइनस बी को फाइंड करने का। तो उसके लिए क्या करें, ए यूनियन बी जो पूरा है, ए और बी को कंबाइन करके ए यूनियन बी में से अगर हम बी को कंप्लीट माइनस कर लें तो ए यूनियन बी में से बी को कंप्लीट माइनस करने पे जो रीजन बचेगा यही बचेगा, ए माइनस बी। इट मींस सेकंड फार्मूला फॉर ए माइनस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये हम लिख सकते हैं। अब उसी तरह सिमिलर चाहो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए के लिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए क्या हो जाएगा इसके लिए? तो अगर हम b में से ये कॉमन पोर्शन माइनस कर लें तो b माइनस ए इंटरसेक्शन b इज डेफिनेटली b माइनस ए, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। और इसका दूसरा फॉर्मूला हम a यूनियन b में से अब इस बार a माइनस कर लें तो b माइनस ए आ सकता है। तो सेकेंड फॉर्मूला फॉर b माइनस ए इज a यूनियन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। उसी तरह से कुछ और भी फॉर्मूले देखें। अगर सपोज फाइंड करना हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओनली, तो ए के लिए अगर हम ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दें तो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी मिलकर के ए हो जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। फिर उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिखना हो तो बी के लिए अगेन बी माइनस ए में हमें इंटरसेक्शन बी ऐड करेंगे। इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से लिख सकते हैं। तो ये टू सेट्स का कुछ फार्मूला हुआ जो हम वेन डायग्राम को देख करके प्रिपेयर किए। और मेन तुमको ये खुद से लिखने की प्रैक्टिस करना है, बैठ के रटोगे थोड़ा सा मिस होगा, गलत होने का चांस है, लेकिन फार्मूला बनाने का अगर कोशिश करोगे वेन डायग्राम के हेल्प से तो कभी भूलोगे नहीं। तो ये था दो सेट्स का कुछ फार्मूला। तो कोई जरूरी नहीं इतने ही सारे फार्मूले का यूज करके सारा प्रॉब्लम बन जाए, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हम आगे आने वाले कुछ टाइम में, इट मींस अभी हम आज के ही लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू कि ये सब हम कैसे फार्मूले बनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तो था कुछ फार्मूला दो सेट के लिए। अगर थ्री सेट्स के ऊपर क्वेश्चन हो, यहां पे केवल यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट ड्रॉ किए गए हो, कई बार तीन सेट्स का भी होता है, हम उसका कैसे फार्मूला प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। ये चाहो तो सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं थ्री सेट्स के एप्लीकेशन में। तो थ्री सेट्स के लिए हम यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी सी थ्री सेट्स ड्रॉ करेंगे, ए बी एंड सी। अब इस केस में ए बी सी है और जितने भी रीजन हमको दिख रहे हैं, ओवरलैप रीजन और जो अकेले हैं वो, उन सब को एक नाम रख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। नाम रखना है इसलिए ताकि समझना आसान हो, फार्मूला प्रिपेयर करना आसान हो। तो फर्स्ट हम यहां से क्या फार्मूला फाइंड कर रहे हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। The number of element which is present in at least one of the three set, it means we have to find the number of element in A union B union C, just like the number of element which is present in at least one of the two sets A and B. तो उस केस में जैसे हम एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स के लिए A यूनियन B फाइंड किए थे, सेम यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सेट्स के लिए हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C। तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C। तो सेम लॉजिक से आगे बढ़ते हैं। तो पहले A को ऐड कर लें, B को ऐड कर लें और फिर C को ऐड कर लें। तो डिफरेंट है, ये सारे रीजन मल्टीपल टाइम्स ऐड हो रहे हैं। तो देखते हैं हम उन सबको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। पहले A को, B को और C को ऐड कर लें। तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। अब A B C को ऐड करने के बाद देखेंगे कि कौन सा रीजन दो बार ऐड हुआ है, तीन बार ऐड हुआ है, उसके सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो ध्यान रखना, जब हम ए बी सी को ऐड किए तो ई रीजन, ई ध्यान रखना, हम यहां पे सिंप्लिसिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, ई रीजन दो बार ऐड हो गया और एफ रीजन बी दो बार ऐड हो गया, क्योंकि बी और सी, ए बी सी ऐड किए तो ई ए और बी में कॉमन है तो ई दो बार ऐड होगा, एफ बी और सी में कॉमन है तो एफ दो बार ऐड होगा, और उसी तरह डी ए और सी में कॉमन है तो डी भी दो बार ऐड हो गया। लेकिन जो बीच का जी है वो तीन बार ऐड हो गया। तो इसका मतलब ई को, एफ को, डी को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब दो बार ऐड हुआ, और इसको दो बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अभी तक के लिए जो है। तो अगर हम वन बाय वन पहले ई को वन टाइम सब्ट्रैक्ट करने का सोचते हैं तो ई को अकेला यूनियन इंटरसेक्शन के टर्म में हम नहीं लिख सकते। हम जब भी लिखेंगे ई और जी दोनों को
ए इंटरसेक्शन बी बता सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों में ई और जी दोनों कॉमन है। तो जब हम ई को सब्ट्रैक्ट करने का सोचेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करने का, तो हमको जी भी साथ में माइनस करना पड़ जाएगा। मतलब ई को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब हम लिखेंगे माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उस के लिए जी भी 1 टाइम्स माइनस हो जाएगा। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी किए तो ई तो एक बार माइनस हुआ ही हुआ, लेकिन जी भी एक बार माइनस हो गया, तो ये हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम एफ को एक बार माइनस करने का सोचेंगे, क्योंकि एक ही बार काउंट करना है, तो जब हम एफ को एक बार माइनस करेंगे तो जी को भी माइनस करना होगा, क्योंकि एफ और जी दोनों बी इंटरसेक्शन सी है। तो हम यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब बी इंटरसेक्शन सी माइनस किए तो एफ तो एक बार माइनस हुआ, लेकिन जी भी उसमें एक बार माइनस हो गया, इस तरह से। अब उसके बाद फिर डी को माइनस करना है, वो भी 2 बार ऐड हुआ था, तो डी को 1 टाइम्स माइनस करना है। तो डी को अकेला हम माइनस नहीं कर सकते, जब भी करेंगे डी और जी दोनों को एक साथ माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट किए, तो इसके लिए डी माइनस हुआ और जी भी माइनस हो गया। तो सोचो ई एफ डी अब एक एक बार काउंट हुआ है तो ए काम हो गया, लेकिन जी 3 बार ऐड हुआ और 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अभी तो 0, मतलब जी को हमने अभी एक भी बार काउंट नहीं किया है। तो जी को काउंट करने के लिए जी क्या है, तो जी इज द कॉमन रीजन ऑफ ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। सो वी विल ऐड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो किस लॉजिक से आया ये तुम समझ सकते हो यहां से। अब देखते हैं अगेन नेक्स्ट केस में। सपोज वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ओनली ए। द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ओनली ए। तो ए में प्रेजेंट कौन सा है, स्मॉल ए फाइंड करना है। तो जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शंस के टर्म में लिखते हैं, तो ए फाइंड करने के लिए हम कैपिटल ए में से ये तीनों को माइनस करेंगे। तो सपोज हम कैपिटल ए को लिख दिए। अब कैपिटल ए में से हमको क्या माइनस करना है, ई को माइनस करना है, जी को माइनस करना है और डी को माइनस करना है। ये तीनों को माइनस करना है ए में से। तो ई जी डी को माइनस करना है, तो ई और जी को, ई जी डी को कितनी कितनी बार माइनस करना है, तो सबको 1 टाइम्स माइनस करना है, 1 टाइम्स 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो सोचो ई को हम अकेला माइनस नहीं कर सकते, जब भी करेंगे ई और जी दोनों को, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दिए। तो जब माइनस ए इंटरसेक्शन बी किए तो ई और जी तो एक बार माइनस हो गया। तो ई और जी एक बार आ गया था जब हम ए को ऐड किए थे, तो इसको एक बार माइनस कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी, ई और जी खत्म हो गया। तो अब इस तरह से ई जी खत्म हुआ, तो अब उसके बाद मेन डी को माइनस करना है। तो डी को तो हम माइनस अकेला नहीं कर सकते, डी और जी दोनों को एक साथ करेंगे। तो अगेन हम लिखते हैं माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां डी तो माइनस हुआ ही हुआ, लेकिन जी 2 बार माइनस हुआ। अब सोचो जी को हम ऑलरेडी एक बार काउंट किए थे, 2 बार माइनस तो नहीं कर सकते, एक ही बार माइनस करना होगा। इट मींस जी को एक बार ऐड करना होगा, और जब जी को एक बार ऐड करना है, इट मींस प्लस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मिल गया फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ओनली ए। सेम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली बी फाइंड करना हो, तो ओनली बी के लिए सेम हम लिख रहे हैं, बी में से इट मींस क्या करेंगे, बी में से, पूरे बी में से ई जी और डी को, तो ये दोनों का कॉमन, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। फिर ये दोनों का कॉमन बी इंटरसेक्शन सी माइनस करेंगे, और फिर अगेन बीच वाले को एक बार ऐड करेंगे जस्ट इस लॉजिक से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से 3 सेट्स के तुम फॉर्मूले ये ऑब्जर्व करके बना सकते हो। जस्ट मेन ध्यान क्या रखना है कि जब हम ABC जो भी रिक्वायरमेंट है वो ऐड किए, तो देखना है कि कौन सा रीजन 1 टाइम्स ऐड हुआ, 2 टाइम्स ऐड हुआ, कौन सा रीजन 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हुआ। अगर प्रॉब्लम हो तो इस तरह का लिख करके तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि शुरुआत में ही प्रॉब्लम होता है, और जब एक बार लॉजिक समझ जाओगे फार्मूला प्रिपेयर करने का, तुम आसानी से खुद से फार्मूला प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये तो हुआ कि ये जनरल लिया है, तो जनरल को समझना ऐसा भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अब इसी को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम 2 सेट्स के एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस लेंगे,
और फिर उसके बाद 3 सेट्स के एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स लेंगे। और वो एग्जाम्पल जरूर देखो, क्योंकि उसी के थ्रू आगे का क्लियर होगा कि हम इन एप्लीकेशंस में जो फार्मूले बनाए हैं वो फार्मूला हम कैसे यूज करते हैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे और हम देखते हैं अब कुछ 2 सेट्स के एप्लीकेशंस के प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। तो जो भी हम लैंग्वेज पढ़ेंगे उन लैंग्वेज को जस्ट यूनियन इंटरसेक्शन के टर्म में हमको पहले रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, और तभी हम कुछ ऑपरेशंस का फार्मूला यूज करके, और जो अभी हम वेन डायग्राम से जो फार्मूला बना है उसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले देखो, देयर आर 20 स्टूडेंट हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स मतलब 20 स्टूडेंट ऐसे हैं या तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं। तो और मतलब डेफिनेटली वी कैन यूज द यूनियन। तो यहां से अगर हम जस्ट समझें, सपोज m इज ए सेट ऑफ ऑल टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड p be the set of teacher who teach physics. It means p for physics. Then 20 teachers teach mathematics or physics, then number of element in m union p, that is 20. Just language को union intersection के term में represent करना है। Of these, it means in 20 teachers में 12 teach maths, 12 teach maths, it means number of element in m is 12. 4 teach both physics and mathematics. So physics and mathematics, it means definitely we have to use the intersection. Then number of element in mathematics intersection physics m intersection p is equal to 4. अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, इट मींस फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन p। तो अब हमको कुछ ऐसे फॉर्मूले ढूंढने हैं जो इन सब को यूज करके फॉर्मूला है। तो सोचो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन p चाहिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो m और p दोनों मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, ऐसे भी टीचर हैं। तो ये m है और ये p है। तो अब इस केस में फाइंड जो करना है वो क्या करना है, पूरा का पूरा p। अब गिवन क्या है, तो यूनियन मतलब पूरा ये पता है। अब ये पूरा पता है और ये पता करना है, ये कंप्लीट जो दिख रहा है ये हमको पता है करना है। तो सोचो ये पूरा पता है और ये पता करना है, तो क्या हम यूनियन में से अगर हम ये रीजन माइनस कर ले तो p मिल जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन है, यूनियन में से ये माइनस करना है, तो ये कैसे माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के लिए यूनियन में से सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, तो पहले ये पता कर सकते हैं। तो ये पता करने के लिए m में से ये इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, तो m पता है और इंटरसेक्शन भी पता है, तो ये रीजन क्या आ जाएगा, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। 12 m के लिए आ गया और जो कॉमन रीजन है वो 4 है, तो 12 माइनस 4 इट मींस ये जो है रीजन 8 आ गया। तो अब जो m यूनियन p है वो m यूनियन p 20 है। तो अब 20 में से 8 माइनस कर लेंगे तो जो p है वो कितना आ जाएगा, 12। इट मींस 20 माइनस 12 इज 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से फाइनल आंसर 12 मिल गया, इजी था। तो जस्ट पहले क्या फाइंड किया गया, जस्ट m माइनस p। तो m माइनस p, m में से हम इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन p माइनस कर लिए तो 8 आ गया, और फिर m यूनियन p में से m माइनस p को माइनस कर लिया गया, a आ गया। या फिर सिंपल फार्मूला जो अभी हम कुछ देर पहले बनाए थे दो सेट के लिए, m यूनियन p का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन p प्लस m प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन p माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन m इंटरसेक्शन p। अब यहां पे ये गिवन है 20, फिर ये गिवन है 12, ये नहीं पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन p माइनस m इंटरसेक्शन p 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेट है, इधर जाएगा ये 8 प्लस 4 12, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन p इज इक्वल टू 12। तो यहां से भी समझ सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट प्रॉब्लम एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने हो तो तुम वेन डायग्राम से इजीली जस्ट नंबर को यहां से देखो क्या गिवन है और सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हो। तो यही है कि ऑपरेशंस का यूज करके इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, ऑपरेशन और वेन डायग्राम का यूज करके। तो इसीलिए जस्ट ये फार्मूला प्रिपेयर करना, तुमको याद नहीं रखना है कि ये फार्मूला था, तो अगर ऐसा होगा तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम उसी फार्मूले में पुट करने की कोशिश करोगे और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मेन वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो और
जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसको इस फॉर्मेट में लिख लो और देखो कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करके ये फाइंड किया जा सकता है। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो तुमको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हम फार्मूले को कैसे यूज करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट एक क्लास में है टोटल, जिसमें 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले जो भी स्टूडेंट है उनका एक सेट मान लें सी से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट 24 एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब यहां पे एक टर्म है, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, मतलब 35 टोटल है। तो ऐसा नहीं है कि उन 35 में कुछ ऐसा भी है जिसको ना तो क्रिकेट खेलना पसंद है और ना तो फुटबॉल, मतलब वो सारे के सारे 35 क्रिकेट या फुटबॉल दोनों में से कोई एक गेम जरूर खेलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, इसका मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन सी इज इक्वल टू 35। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो इस केस में 35 को हम एफ यूनियन सी नहीं लिख सकते थे, वो हम यूनिवर्सल सेट लिखते। सोचो क्यों? यूनिवर्सल का मतलब है कि वो जरूरी नहीं है, इट मींस स्टूडेंट जो है उनमें से जरूरी नहीं है कि वो फुटबॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो सकता है कोई अनदर गेम वो लाइक करते हो, या फिर हो सकता है वो कोई गेम लाइक नहीं करते हो। लेकिन यहां पे जब बताया गया है कि वो 35 स्टूडेंट में से हर स्टूडेंट कोई ना कोई एक गेम फुटबॉल या क्रिकेट लाइक करते हैं, इट मींस एफ यूनियन सी 35 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा उस केस में हम 35 को यूनिवर्सल सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट समझेंगे, जो आगे के क्वेश्चंस में हम ऐसा एग्जांपल लेंगे। तो अब इस केस में पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ, इट मींस जो फाइंड करना है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो अगेन अगर इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हो वेन डायग्राम से, तो देखो एफ और सी, तो ये एफ हो गया और ये सी हो गया। अब जो फाइंड करना है ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए सोचो ये पूरा पता है, तो अब ये पूरा पता है, उसमें से कोई जरूरत नहीं है, दोनों माइनस करना पड़ेगा। तो इसके अच्छा है कि हम एफ में से कंप्लीट ये वाला रीजन माइनस कर लें। तो अब क्वेश्चन है ये रीजन कहां से आएगा, क्या ये रीजन मेरे पास पता है? तो ये रीजन पता करने के लिए अगेन थोड़ा हमको यूनियन में से सी माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये समझ लो एक को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उनमें से जस्ट हम सिंपल अगर यूज करें तो इन चारों को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला हम लास्ट में भी यूज किए थे, यहां पे भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी। अब यहां से ये गिवन है 35, फिर ये एफ 16 और सी 24 और ये फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी, ये हम लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं और ये राइट साइड, इट मींस दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5। इट मींस ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों लाइक करते हैं, वो 5 है। तो ये सिंपल है, मेन सेट्स के फॉर्म में, इट मींस यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में गिवन कंडीशन को लिखना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर फार्मूला यूज करके जो भी रिक्वायर्ड टर्म है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो फिर अगेन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, मतलब एक स्कूल में 400 स्टूडेंट का सर्वे किया गया और उन 400 स्टूडेंट का सर्वे करने के बाद कुछ डाटा कलेक्ट किए गए और वो डाटा ये है कि उनमें से 100 ऐसे हैं जो एप्पल जूस लाइक करते हैं। इट मींस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एप्पल जूस दैट इज 100 150 टेकिंग ऑरेंज जूस, और ऑरेंज जूस इट मींस ओ रख रहे हैं नाम 150 है, और जो 75 हैं ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। इट मींस ए इंटरसेक्शन ओ दैट इज 75। तो ये जो 400 है वो क्या है, तो सोचो उन 400 में कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों में से कुछ नहीं पसंद करते होंगे। और क्वेश्चन में अगर लास्ट तक देखो तो फाइंड भी वही करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस।
इसका मतलब सॉरी नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। तो इस केस में जो हमको फाइंड करना है वो ऐसे जो दोनों में से कोई पसंद नहीं करते होंगे। तो इसका मतलब ये जो 400 है वो कहीं ना कहीं क्या दिया गया है, वो यूनिवर्सल सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट दिया गया है। क्योंकि उसको यूनियन नहीं समझते, क्योंकि यूनियन का मतलब ये हो जाता कि एप्पल और ऑरेंज में से कोई एक वो जरूर पीते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि वो सर्वे करने के बाद, मतलब सोचो हम 400 स्टूडेंट से पूछने गए एक एक करके कि किसको एप्पल जूस पसंद है, किसको ऑरेंज जूस पसंद है, तो कुछ ऐसा भी होंगे बोलेंगे कि नहीं हम ये दोनों में से कोई नहीं लेंगे। तो ऐसे केस में जो हमको पता करना है ये कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों जूस में से कोई भी नहीं लिए, तो वो हमको पता करना है। तो वो पता करने का मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब समझो, इसका ये मीनिंग है कि नाइदर एप्पल जूस, इट मींस ओ और ए नाम रखे हैं तो ओ कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, मतलब नाइदर ऑरेंज जूस नॉर एप्पल जूस। ये हमको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम दो सेट्स का है, तो पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि क्या फाइंड कर सकते हैं। एक सेट ले रहे हैं ऑरेंज जूस के लिए और एक एप्पल जूस के लिए। फाइंड करना है जो दोनों में से कोई नहीं लेते, तो दोनों में से कोई नहीं लेते इसका मतलब हमको फाइंड क्या करना है, ये सारा रीजन, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए यूनियन ओ फाइंड कर लें तो मिल जाएगा। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट तो 400 है और ए यूनियन ओ पता करना है। तो ए यूनियन ओ पता करने के लिए हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़े हैं, ए ऐड करेंगे ओ ऐड करेंगे और फिर दोनों का कॉमन एक बार माइनस कर लेंगे, जो वेरी बेसिक फॉर्मूला हम प्रिपेयर किए थे। ए ऐड करेंगे फिर ओ को ऐड करेंगे और फिर दोनों का कॉमन वन टाइम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहां से हमको मिल जाएगा 100 प्लस 150 माइनस 75 और यहां से 250 और 250 माइनस 75 मिल जाएगा। फिर उसको यहां पे पुट करके कितना आ जाएगा 250 माइनस 75, दिस इज इक्वल टू 175। तो ये सॉरी दैट विल बी 24, हाँ 175। अब यूनियन इट मींस 400 में से 175 माइनस कर लेंगे तो ये जो फाइनल आंसर है वो 225 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। जस्ट ये देख लो कि अगर कभी भी सर्वे वगैरह वर्ड इस तरह से आता है तो यूनियन लेना है नहीं लेना है ये कंप्लीट क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। और या लास्ट में पूछा भी जा रहा था कि ऐसे कितने लोग हैं ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना तो ऑरेंज जूस। इसका मतलब है कि जब हम 400 का सर्वे करने गए तो वो 225 ऐसे मिले जो रिजेक्ट कर देते हैं कोई भी जूस लेने को। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। 65 पीपल का ग्रुप है उसमें से 40 क्रिकेट लाइक करते हैं, इट मींस नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक क्रिकेट 40, 10 लाइक बोथ, इट मींस क्रिकेट एंड टेनिस। तो सी इंटरसेक्शन टी टेनिस के लिए और सी क्रिकेट के लिए, दैट इज 10। और जो 65 है, मतलब इस क्वेश्चन में ये जस्ट जो पूरा पढ़ो हाउ मेनी लाइक टेनिस ऑनली। टेनिस ऑनली का मतलब टेनिस पसंद करते हैं केवल लेकिन क्रिकेट नहीं करते, ये फाइंड करना है। और उसके बाद हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो हाउ मेनी लाइक टेनिस का मतलब ये दोनों में डिफरेंस समझना। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट मतलब टी माइनस सी, हाउ मेनी लाइक टेनिस मतलब ओनली टी फाइंड करना है। अब इस केस में 65 क्या है, तो 65 टी यूनियन सी का वैल्यू, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि हम 65 लोगों का सर्वे करते हैं। ये ऑलरेडी बताया गया कि 65 ग्रुप का पीपल इसमें इतने क्रिकेट और इतने टेनिस खेलते हैं और उनमें से बताना है कि ऐसे कितने हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं और फिर ऐसे कितने हैं जो टेनिस खेलते हैं। तो ओनली टेनिस और टेनिस में बहुत डिफरेंस है। ओनली टेनिस का मतलब कि जब टेनिस खेलते हैं तो कोई और गेम नहीं खेलते, मतलब क्रिकेट नहीं खेलते यहाँ पे। और अगर ये पूछा जाए हाउ मेनी प्ले टेनिस, मतलब वो टेनिस खेलते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, तो वो इसमें फाइंड करना है। तो गिवन टर्म ये 3 है और ये दोनों पता करना है। तो वेन डायग्राम से
ये वेन डायग्राम से। तो T और ये C, तो फाइंड करना है T माइनस सी। तो सोचो फर्स्ट में फाइंड करना है, फर्स्ट के लिए T माइनस सी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो T माइनस सी के लिए अगर हम इस T यूनियन C में से C को माइनस कर लें तो T मिल जाएगा। तो इट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू T यूनियन C माइनस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन T यूनियन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। तो T यूनियन C हमको पता है वो 65 और C पता है वो 40, तो ये मिल गया 25। मतलब ऐसे कितने हैं जो ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट है? 20। अब अगर पूछा जाए हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस मतलब ये पूरा पूछा जा रहा है, तो इस पूरे के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन वाला पार्ट है वो है 10, तो इस पूरे के लिए इसमें T माइनस सी में इंटरसेक्शन को ऐड कर देंगे, मतलब 25 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू, ये टेनिस के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन T माइनस सी प्लस T माइनस सी को ऐड कर रहे हैं इस कॉमन पार्ट में, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन T इंटरसेक्शन C। तो दिस इज 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35। तो ये देख रहे होगे दो सेट का जो एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है वो बहुत सिंपल होता है। तो मेन 3 सेट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और क्वेश्चन भी बड़े बड़े होंगे। तो 3 सेट्स का क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का तुम लोग को बता देते हैं, और उसके लिए अगर सब लोग के पास एनसीईआरटी बुक है तो आगे का क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले एनसीईआरटी का एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा, वो सबसे लास्ट के 2 क्वेश्चन 3 सेट्स के एप्लीकेशन पे बेस्ड हैं, तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और सब लोग बुक निकाल लोगे और उस बुक में सबसे पहले हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन उसका बताएंगे और फिर सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन सब लोग एक बार देख लो और उसके बाद यहां पे जो हम आगे बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन सब लोग देखो। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है, अगर तुम उसको पढ़ो तो क्वेश्चन क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। टोटल 60 पीपल का सर्वे किया गया। तो 60 पीपल का सर्वे किया गया, तो डेफिनेट है सर्वे वगैरह जहां पे भी किया जाए, ऐसे केस में जितने भी लोगों का सर्वे किया जाता है वो नंबर यूनिवर्सल सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो 60 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट। अब उन 60 पीपल के सर्वे करने के बाद ये देखा गया कि ऐसे 25 पीपल हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब 3 न्यूज़पेपर है, तीनों का नाम है एच, टी एंड आई। तो 25 पीपल एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 26 आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर उसके अलावा ऐसे कितने पीपल हैं जो एच एंड आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो 9 है। फिर एच एंड टी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 11 हैं। फिर टी एंड आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 8 हैं। और फिर एच, टी एंड आई तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 3 हैं। अब ये डाटा गिवन है और पूछा क्या जा रहा है कि ऐसे कितने पीपल हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब है वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन टी यूनियन आई, ये फाइंड करना है। तो अगर फर्स्ट पे हम आए तो ये ऑलरेडी हम 3 सेट्स का अगर हम जनरल वाला फार्मूला प्रिपेयर करना देख रहे थे तो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर लिखे थे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी जो था, जस्ट ए बी सी के बदले यहां पे एच, टी एंड आई है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब ये सारे के सारे डाटा यहां पे गिवन है, जस्ट ये सारे वैल्यू पुट कर लो तो वो क्या लिखोगे, ये देखो n ऑफ h, तो h के लिए 25 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन t 26 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन i 26 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन h इंटरसेक्शन t 11, number of element in T intersection I, so that is 8, number of element in H intersection I 9 plus number of element in this that is 3। अब ये सॉल्व करोगे जो भी है आसानी से तुम फाइंड कर सकते हो। अब उसके बाद सेकंड है हाउ मेनी रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो फार्मूला प्रिपेयर करने से पहले हम वेन डायग्राम दिखाते हैं। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या है। सपोज ये
3 सेट्स हैं H, T एंड I के लिए। तो अब रीजन नाम रख दें A, B, C, D, E, F एंड G। तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, इट मीन्स फाइंड करना है A प्लस B प्लस C का वैल्यू, A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C ये फाइंड करने के लिए अगर हम यूनियन में से, जो कि यूनियन ऑलरेडी हमको यहां से मिल चुका होगा, तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको 52 मिलेगा। फाइंड कर सकते हो ये। तो अब ये 52 मिलेगा। तो अब इस 52 का यूज हम यहां पे भी कर सकते हैं, मतलब इन तीनों को कंबाइन करके टोटल एलिमेंट 52 है। अब पूछा जा रहा है A प्लस B प्लस C का वैल्यू, मतलब हमको करना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन T यूनियन C I में से ये तीनों, इट मीन्स E F, इट मीन्स D E F G माइनस करना है, D E F G को माइनस करना है, समझोगे। तो D E F G को अगर माइनस करना है तो D E F G को हम ये अकेले माइनस नहीं कर सकते, मतलब D को माइनस करने का सोचे तो H इंटरसेक्शन I करना होगा। H इंटरसेक्शन I, समझना, H इंटरसेक्शन I जब किए तो D तो माइनस हो गया 1 टाइम्स, जो कि हमको करना था, लेकिन G भी एक बार माइनस हो गया। फिर उसके बाद जब हम E को माइनस करना चाहें तो E को माइनस करने के लिए H इंटरसेक्शन T करना होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन T। तो जब H इंटरसेक्शन T माइनस किए तो E तो माइनस हो गया, लेकिन G भी उसके साथ एक बार और माइनस हो गया। फिर उसके बाद अगर हम F को माइनस करना चाहें तो F को माइनस करने के लिए T इंटरसेक्शन I को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस T इंटरसेक्शन I। तो यहां से ये माइनस हो गया, लेकिन जब T इंटरसेक्शन I माइनस किए तो G एक बार और माइनस हो गया। तो यहां पे दिख रहा होगा कि G है जो 3 टाइम्स माइनस हुआ। तो हम एक रीजन को तो एक ही बार माइनस करना था यहां पे, तो ये 3 टाइम्स माइनस हुआ, तो 2 टाइम्स जो G है वो ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स वी हैव टू ऐड 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। अब ये आ गया तो इसके सारे वैल्यू हमको पता है, पुट कर देंगे तो 52 माइनस H इंटरसेक्शन I दैट इज 9 माइनस H इंटरसेक्शन T 11 माइनस T इंटरसेक्शन I 8 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6। इसको सॉल्व करो, 52 एंड 6 58 माइनस 28 दैट विल बी 30। तो तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये था फार्मूला फॉर्म करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसका एक और मेथड है, और सेकंड मेथड से हम अभी फाइंड करना सीखेंगे। वो गिवन वही रहेगा, हम ये जो फार्मूला है इस फार्मूले का यूज किए बिना भी हम जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो कर सकते हैं। तो अब ये लग रहा होगा कि अभी तो हम फार्मूला इतना सारा देर से बता रहे हैं, तो बिना फार्मूले का यूज करके क्या बनाया जा सकता है, तो ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। तो हम डिफरेंट मेथड देख रहे हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। इसका देखते हैं सेकंड मेथड। तो सब लोग नोट डाउन कर लो। अब देख रहे हैं इसी का सेकंड मेथड। अगर फर्स्ट में फाइंड करना है, क्वेश्चन सेम है, पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन मतलब H, T एंड I के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो फाइंड करना है। तो H, T एंड I के अंदर जितने भी रीजन है, उस रीजन में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को ऐड कर दें तो टोटल मिल जाएगा। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। मतलब ये सारा वैल्यू ऐड करके कितना होगा फर्स्ट में फाइंड करना, और सेकंड फाइंड करना था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। वन न्यूज़पेपर। तो इस केस में एग्जैक्टली वन वाले हैं A, B एंड C। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड A प्लस B प्लस C। तो अब ये सोचो, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम A, B, C, D, E, F, G इन सब का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कर लें तो यहां पे सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा, और यहां A, B, C को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो अब क्या करना होगा, आगे का प्रोसेस कॉन्सेंट्रेट करना कैसे करेंगे। तो जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन को अब हम A, B, C, D, E, F, G के टर्म में लिखेंगे।
तो फर्स्ट आता है ये एन ऑफ एच, क्योंकि वो यूनिवर्सल मतलब ये पूरा रेक्टेंगल का नंबर है 60, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब 25 है, तो एच में के अंदर जो जो रीजन है ए डी ई जी, इन सब को ऐड करेंगे तो 25 आएगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हम यहां से एन ऑफ एच 25, इट मीन्स ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू 25 लिख रहे हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर टी के अंदर 26 है, तो 26 इट मीन्स बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 26, तो दैट इज बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर एन ऑफ टी तो हो गया, एन ऑफ आई तो आई के अंदर सी डी एफ एंड जी, सी डी एफ एंड जी, तो दिस इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद H एंड I, तो H एंड I D एंड G है, तो D प्लस G इज इक्वल टू 9, दिस इज 4। फिर H एंड T, तो H एंड T E एंड G, तो दैट इज E प्लस G इज इक्वल टू 11, दिस इज 5। एंड T एंड I, दिस इज F एंड G, तो F प्लस G इज इक्वल टू 8, and last G is equal to 7। अब इन सारे इक्वेशन का यूज करके ए बी सी डी ई एफ जी का वैल्यू पता करना है। और अगर सारे इक्वेशन का यूज करके ये वैल्यू पता कर लोगे, जो कि बहुत आसान है, इसमें पुट करो और फाइंड कर सकते हो। कैसे देखो, G तो ऑलरेडी पता चल गया है, जब हम G का वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। जब हम G और F मिल गया तो G का वैल्यू अगेन 3 इसमें पुट करेंगे तो E का वैल्यू 8 मिल जाएगा, E भी मिल गया। फिर उसके बाद G का वैल्यू इसमें 3 पुट करेंगे तो D का वैल्यू 6 मिल गया। इसका मतलब 4 वैल्यू तो हमको ऐसे ही मिल गया। अब आते हैं DFG, हमको मिल चुका है DFG, तो DFG का वैल्यू हम यहां से पुट करके C पता कर सकते हैं। तो DFG क्या है, तो D है 6 एंड 5 11 एंड 3 14, तो C प्लस 14 26 है, तो C इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। फिर उसी तरह B के लिए EFG का वैल्यू पुट करें, तो EFG क्या है, E 8 5 13 एंड 3 16, तो B प्लस 16 26, इट मीन्स B इज इक्वल टू 10 होगा। फिर उसी तरह A प्लस D प्लस E प्लस G, तो DEG DE एंड G, it means 8 and 6 14 3 17, A plus 17 is 25, then A is equal to 8. Now finally we have all the values of alphabet, it means A B C D F and G. Now to find the value of first, just add all the numbers, so that will be 52, and then add A B C, it means only A B C, A B and C, तो 18 प्लस 12 30। तो लास्ट टाइम भी जो फर्स्ट और सेकंड का आंसर तुमको मिला होगा सेम मिला होगा, और यहां पे भी सेम मिला। हम यहां पे कोई प्रॉपर्टीज, इट मींस कोई फार्मूला नहीं देखे, जस्ट हम वेन डायग्राम में जो भी रीजन थे उस रीजन में प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड कर लिए, और उसके बाद जो भी फाइंड करना था उसको उसी रीजन, इट मींस अल्फाबेट के टर्म में लिखे, और उसके बाद अल्फाबेट का नंबर जो कैलकुलेट करके आया पुट कर देंगे और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था तुम्हारा 3 सेट्स का एप्लीकेशन, जो 2 अलग अलग प्रोसेस से। मेन अगर पहली बार तुम पढ़ रहे हो तो कोशिश करो फार्मूले से बनाओ, जब फार्मूले से बन जाए तो अगेन इस मेथड से भी कोशिश करो, क्योंकि जब तुम स्टैंडर्ड लेवल्स के प्रॉब्लम देखोगे तो हो सकता है तुमको मिक्स्ड अटेम्प्ट करना पड़े, मतलब एक तो फार्मूला से भी करना पड़े और कुछ ऐसा ABCDEFG सेलेक्ट करके भी करना पड़े। तो इसलिए दोनों मेथड से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, तो इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो भी हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, जो NCERT के मिसलेनियस का ही सबसे लास्ट वाला प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो पहले लास्ट प्रॉब्लम जो NCERT का है उसका क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें। वो क्या है कि एक सर्वे किया जाता है, और ये सर्वे में देखा जाता है कि ऐसे कितने पीपल हैं जो प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं, तो 21, प्रोडक्ट बी लाइक करने वाले 26, प्रोडक्ट सी लाइक करने वाले 29, ए और बी दोनों लाइक करने वाले 14, ए और सी दोनों लाइक करने वाले 12, बी और सी दोनों लाइक करने वाले 14, और तीनों प्रोडक्ट लाइक करने वाले 8 हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने हैं जो केवल सी लाइक करते हैं,
तो केवल सी लाइक करने वाला मतलब ये स्मॉल सी है उसका वैल्यू चाहिए, तो हम फॉर्मूले पे देखेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए अगर हम इसमें से डी एफ जी माइनस करें, तो डी एफ जी इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस सी में से हम डी को माइनस करना चाहेंगे, एफ को, और जी को माइनस करेंगे। तो अगर हम डी माइनस करें तो ए इंटरसेक्शन सी माइनस करना है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन सी माइनस करेंगे तो डी तो माइनस हुआ ही, लेकिन जी भी एक बार माइनस हो गया। फिर उसी तरह से हम डी माइनस कर लिए, एफ को माइनस करेंगे, तो एफ माइनस करने के लिए सिंपल बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना होगा, तो माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो जब हम बी इंटरसेक्शन सी किए तो एफ तो माइनस हुआ ही, जी दो बार, जी एक बार और माइनस हो गया। तो जी जब दो बार माइनस हुआ तो फाइनली एक ही बार माइनस करना था, तो इसको वन टाइम से ऐड करना होगा, और वन टाइम से ऐड करने का मतलब प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू पुट करो, तो सी कितना है 29 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 12 माइनस बी इंटरसेक्शन सी 14 प्लस intersection of the three set is 8. Now 29 8 37 minus 26 this is equal to 11 मिल गया फाइनल आंसर, बहुत आसानी से मिल गया। तो ये तो था फॉर्मूले का यूज करके। अगर हम बिना फॉर्मूले इट मींस ए बी सी डी ई एफ जी इन सब का वैल्यू फाइंड कर लें तो जो भी क्वेश्चन में हो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ओनली यहां पे सी का वैल्यू मेन फाइंड करना है। तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे अगेन उसी तरह का लिखेंगे जैसा हम प्रीवियस केस में लिखे थे। तो ये चाहो तो लिख सकते हो। अब देखते हैं बिना फॉर्मूले के कैसे फाइंड करना है। तो अब हम डायरेक्टली स्मॉल सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जस्ट हम इक्वेशन लिखे n ऑफ a 21 है, तो n ऑफ a 21 है, मतलब पता का क्या करना है c। तो a के अंदर है a d e g, अगेन a प्लस d प्लस e प्लस g इज इक्वल टू 21 फर्स्ट इक्वेशन। फिर b 26 है, तो b e f g, b e f एंड g दिस इज 26। फिर है c, तो c है c d f g, c d f एंड g, तो दिस इज 29 थर्ड। फिर उसके बाद है a इंटरसेक्शन b, तो इंटरसेक्शन b e एंड g, तो e प्लस g इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 4। a इंटरसेक्शन c it means d plus g is equal to 12, and then b intersection c f plus g is equal to 14, and finally g is equal to 8। अब मेन c का वैल्यू है तो नीचे जाएंगे, g का वैल्यू मिल गया 8, यहां पे पुट करें तो f is equal to मिल जाएगा 6। फिर अगेन g का वैल्यू 8 यहां पे पुट करें तो d is equal to 4, और फिर g का वैल्यू 8 यहां पे पुट करें, e is equal to 6। अब DFG पुट करें तो DF एंड G क्या आएगा, 7 6 13 एंड 4 17, तो C प्लस 17 इज इक्वल टू 29। इट मींस अगेन एक बार देख लें, 8 एंड 6 आएगा DF एंड G, 8 एंड 6 सॉरी 14 प्लस 4 18, तो C प्लस 18 इज 29। इट मींस C इज इक्वल टू 11, और ओनली C ही फाइंड करना था, और फार्मूले का भी यूज करके हम जो देखे वहां पे C का वैल्यू 11 आया। इसका मतलब इस तरह के प्रॉब्लम को तुम दो तरह से अटेम्प्ट ले सकते हो। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था जो हम फार्मूले से भी देखें और विदाउट फार्मूले भी देखें। तो अब तुम लोग अलग अलग बुक से इस पे बेस्ड, एप्लीकेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम बनाओ, और जो प्रॉब्लम होता है कमेंट में जाओ और उसमें लिखो। हम उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो जल्दी बनाओ सब लोग, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। तुम लोग को जल्दी जल्दी अभी आगे बनाना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेन प्रूफिंग का सेक्शन देखेंगे। ये एप्लीकेशन का सेक्शन था, और प्रूफिंग का सेक्शन देखने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर को समझने के लिए सब लोग एक बार जरूर जो हम वेन डायग्राम में कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे होंगे कि A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, इस तरह से हर ऑपरेशंस के बगल में कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लिखे थे। उन ऑब्जर्वेशन को एक बार अच्छे से समझ लेना, तभी तुम थोड़ा प्रूफिंग का केस अच्छे से समझ पाओगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के मिसलेनियस का सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 देखेंगे, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं, और पहली बार में किसी स्टूडेंट को समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके सारे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। मतलब पहले जो टॉपिक पढ़े हो अलग अलग एक्सरसाइजेज में, उससे बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए प्रॉब्लम भी होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे प्रॉब्लम्स 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं।